मैं सचिन गौड़ एक बार फिर आप सभी का अपने चैनल साई कोचिंग लाइव में स्वागत करता हूं। और बच्चों, आज फिर मैं आपको पढ़ाने वाला हूं उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में। हम उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में आज बच्चों चैप्टर नंबर 7 को पढ़ने वाले हैं। और इस अध्याय के अंदर हम लोग लगभग 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि पिछली पूर्व परीक्षाओं में प्रयोग में आ चुके हैं। और ये जो सीरीज है आप लोगों को यूपीपीएससी की परीक्षा में, यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा में, देखो यूपीपीएससी की परीक्षा में भी आपको ये काम आने वाली है, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी टेट, यूपी पुलिस, सुपर टेट और लेखपाल, इन सभी के अंदर ये आपको काम आने वाली है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो 20 के 20 क्वेश्चन हैं वे सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। तो आप सभी को बड़ी गंभीरता के साथ सेशन को लेना है और अंत तक सेशन के साथ बने रहना है। आई होप दैट ये जो सीरीज मैंने चलाई है ये आप लोगों को काफ़ी पसंद आ रही होगी। और सभी बच्चे क्या करेंगे, आप अपने आंसर चैट बॉक्स में सबमिट कराएंगे। प्रतिदिन की तरह सभी छात्रों को सर्वप्रथम आप अपनी अटेंडेंस सबमिट करानी है। सभी बच्चे चैट बॉक्स में सबसे पहले जय हिंद लिखेंगे, उसके बाद अपनी अटेंडेंस को सबमिट कराएंगे। तब हम क्या करेंगे, सेशन को आगे लेके चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चलिए थोड़ा सा हम जो है पहले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं बच्चों। मॉक टेस्ट का ही इसमें हम डिस्कशन करने वाले हैं और पहला क्वेश्चन आपका लगभग डिस्प्ले पर आ चुका है। चलिए पहला क्वेश्चन बच्चों इसमें दिया गया है, उत्तर प्रदेश स्टेट लॉ कमीशन जो बिल है ये कौन से सन में उत्तर प्रदेश के अंदर लाया गया था। सभी बच्चों को ध्यान से पढ़ना है। उत्तर प्रदेश स्टेट लॉ कमीशन बिल कब यूपी के अंदर आया था। एक विकल्प आपके पास है 2010, एक 2011, एक 2012 और एक बच्चों आपको दिया गया है 2013। यहां पर हमारे पास 4 विकल्प हैं, एक है 2010, एक है 2011, एक बच्चों दिया गया है 2012, एक 2013। सभी बच्चों को फास्टली रिप्लाई करने हैं आप अपने आंसर। सभी बच्चे चैट बॉक्स में आप अपने आंसर सबमिट कराएंगे। उत्तर प्रदेश स्टेट लॉ कमीशन जो है कौन से सन में आया, 2010, 2011, 2012 और एक विकल्प आपके पास है 2013। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे आप अपने आंसर सबमिट कराएंगे 3 से 4 सेकंड में। पहला विकल्प बच्चों डिस्प्ले पर है 2010, जो कि आपका देखिए अब आपके पास 4 विकल्प हैं। 2013 जो कि पूर्ण रूप से गलत है, 2012 ये भी आपका गलत है, 2011 ये भी गलत है। उत्तर प्रदेश स्टेट लॉ कमीशन कब आया था, 2010 में, और इसे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 2010 में इम्प्लीमेंट किया गया था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों डिस्प्ले पर आ चुका है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभवंती जिला कौन सा है। अर्जुन बांध नहर से जो भी बिजली का उत्पादन होता है, जो भी सिंचाई कार्य होता है, उसका लाभ मुख्य रूप से कौन से जिले को मिलता है। एक विकल्प बच्चों आपके पास है एटा, एक है इटावा, एक आपको दिया गया है गोरखपुर और एक बच्चों इसमें दिया गया है हमीरपुर। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। जो बच्चे लेट आए हैं वो जय हिंद लिखकर अपनी अटेंडेंस को सबमिट करेंगे। अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश के जो लाभवंती जिले हैं वो कौन से हैं, एटा, इटावा, गोरखपुर और हमीरपुर। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे 3 से 4 सेकंड में। सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं बच्चों। पहला विकल्प एटा आपका पूर्ण रूप से गलत है, इटावा भी आपका गलत है, गोरखपुर भी गलत है। अर्जुन बांध नहर जो परियोजना है इसका संबंध उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले से है। तो इससे जो लाभवंती जिला होगा हमारा यूपी का वो कौन सा होगा, हमीरपुर। चलिए अब हम बच्चों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन भी आपका लगभग डिस्प्ले पर आ चुका है। निःशुल्क बोरिंग योजना कब से चलाई जा रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर निःशुल्क बोरिंग जो योजना है वह कौन से सन से चलाई जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बहुत सारे किसानों को निःशुल्क बोरिंग सिंचाई के लिए उपलब्ध कराए गए थे। उसके जो विकल्प हैं वे हैं 1982, एक आपको दिया गया है 1985, एक 1988, एक दिया गया है 1990। 4 विकल्प बच्चों डिस्प्ले पर है। निःशुल्क बोरिंग परियोजना उत्तर प्रदेश में कब चलाई गई। 4 विकल्प हैं। तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। चलिए तेजी के साथ आप अपने आंसर सबमिट कराइएगा बच्चों। यहां पर 1990 आपका गलत है, 1988 भी आपका गलत है
1982 भी गलत है। यहाँ पर जो पूर्ण रूप से सही है वह आपका 1985 है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा निःशुल्क बोरिंग योजना का जो आयोजन है वो कब कराया गया था? 1985 में, ताकि किसानों को सिंचाई के कार्यों में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक सहायता दी जा सके और फसल के लिए उपयुक्त समय पर एक सिंचाई का प्रबंध उत्तर प्रदेश सरकार कराना चाह रही थी। तो आपको ध्यान रख लेना है, निःशुल्क बोरिंग परियोजना 1985 में उत्तर प्रदेश में चलाई गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब चलाई गई थी? ये यूपी की बड़ी फेमस योजना है और बहुत बार पेपरों में पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का प्रारंभ कब कराया गया था। एक विकल्प बच्चों 2000 है, एक आपके पास है 2001, एक है 2008 और एक बच्चों 2013 भी है यहाँ पर। चलिए सभी बच्चे तेजी के साथ अपने आंसर सबमिट कराएंगे। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का प्रारंभ कब कराया गया? 2000, 2001, 2008 और 2013। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। चलिए सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं राइट आंसर की तरफ। बच्चों 2013 यहाँ पर गलत है, 2008 भी गलत है, 2000 भी गलत है। यहाँ पर पूर्ण रूप से जो सही है वह आपका 2001 है। हमें ये ध्यान रख लेना है आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का प्रारंभ 2001 में कराया गया था। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देवबंद किस जनपद में है? ये आपको बड़ा ध्यान रख लेना है। अपने मदरसों के लिए, इस्लामिक कल्चर के लिए देवबंद काफ़ी फेमस है और ये उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िले का कस्बा है ये आपको बताना है। एक आपके पास है झांसी और एक है मेरठ, एक है सहारनपुर, एक है बरेली। चलिए देवबंद किस जनपद का हिस्सा है? झांसी, मेरठ, सहारनपुर, बरेली। 4 विकल्प हैं और मेरे ख्याल से इससे आसान क्वेश्चन आज के सेशन में होने वाला भी नहीं है। तो आप लोगों को 3 से 4 सेकंड का ही समय लगाना है कि देवबंद कौन से जिले का हिस्सा है। एक विकल्प झांसी है बच्चों, ये आपका गलत है। एक मेरठ, ये भी आपका गलत है। बरेली भी गलत है। यहाँ पर पूर्ण रूप से जो सही है वह आपका सहारनपुर है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है कि देवबंद किस जनपद का हिस्सा है? झांसी, मेरठ, सहारनपुर और बरेली। चलिए अब हम बच्चों थोड़ा सा और आगे चलते हैं अपने इस सेशन को लेकर। कालाबाजी उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य से संबंधित जो क्वेश्चन है वो परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं। तो कालाबाजी उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? एक बच्चों आपको दिया गया है अवध, एक दिया गया है पूर्वांचल, एक आपको दिया गया है ब्रज, एक आपको दिया गया है बुंदेलखंड। चलिए कालाबाजी उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? कोई भी बालक सेशन में ऐसा ना हो जो अपने आंसर को रिप्लाई ना करे। 3 से 4 सेकंड के अंदर सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। कालाबाजी उत्तर प्रदेश के कौन से क्षेत्र का एक लोक नृत्य है, उस क्षेत्र को आपको बताना है। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। यहां पर बच्चों बुंदेलखंड आपका गलत है। बुंदेलखंड आपका जो डी ऑप्शन है ये आपका पूर्ण रूप से गलत है। ब्रज भी आपका गलत है, पूर्वांचल भी गलत है। कालाबाजी जो लोक नृत्य है उसका संबंध अवध से है, ये आपको ध्यान रख लेना है। चलिए अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन लगभग बच्चों डिस्प्ले पर आ चुका है। प्रताप नामक जो पत्रिका है उसका प्रकाशन कहाँ से होता है? प्रताप नामक जो पत्रिका है उसका प्रकाशन कहाँ से होता है? 4 विकल्प हमारे पास है। एक है कानपुर, एक है लखनऊ, एक है इलाहाबाद, एक है आगरा। ये बहुत बार पूछा जाएगा कि जो प्रताप पत्रिका है, मैगजीन है, उसका प्रकाशन उत्तर प्रदेश के कौन से शहर से होता है? चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे 4 सेकंड में अपने आंसर सबमिट कराएंगे। अरे भाई इतना टाइम नहीं लगाना है, सेशन बहुत ही अच्छा है और बहुत ही इसमें डिमांडेड क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है। प्रताप नामक पत्र का प्रकाशन कहाँ से किया जाता है? एक आपके पास विकल्प है कानपुर, एक है लखनऊ, एक है इलाहाबाद, एक है आगरा। चलिए अब हम बढ़ते हैं आंसर की तरफ बच्चों। यहाँ पर आगरा गलत है, इलाहाबाद भी गलत है, आपका लखनऊ भी गलत है और यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वह आपका कानपुर है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। भारत के किस राज्य में अनुसूचित जातियों की संख्या सर्वाधिक है? भारत के किस राज्य में अनुसूचित जातियों की संख्या सर्वाधिक है? एक विकल्प बच्चों आपको दिया गया है बिहार,
एक आपको दिया गया है तमिलनाडु, एक दिया गया उत्तर प्रदेश, एक आपको दिया गया है पश्चिम बंगाल। सभी बच्चों को तेजी के साथ आप अपने आंसर सबमिट कराने हैं। भारत के किस राज्य में अनुसूचित जातियों की जो जनसंख्या है वह सर्वाधिक है? एक आपको दिया गया है बिहार, एक तमिलनाडु, एक उत्तर प्रदेश, एक यहाँ पर दिया गया है पश्चिम बंगाल। चलिए 3 से 4 सेकंड का समय लेंगे और उसी के अंदर सभी स्टूडेंट अपने आंसर सबमिट कराएंगे। चलिए चलिए तेजी के साथ सभी को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट सेशन में ऐसा ना हो जो अपने आंसर सबमिट नहीं कराएगा। चलिए सभी बच्चे तेजी के साथ अपने आंसर सबमिट कराएंगे। चलिए हम बढ़ते हैं आंसर की तरफ बच्चों। एक विकल्प आपको दिया गया है बिहार, जो कि पूर्ण रूप से गलत है। एक तमिलनाडु, यह भी आपका गलत है। पश्चिम बंगाल, यह भी गलत है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जातियों की संख्या है। यदि हम नंबर ऑफ के हिसाब से कंपेयर करते हैं पूरे इंडिया के अंदर, तो एक विकल्प आपका क्या बन जाता है? सी बन जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कहां पर की गई थी? उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कहां पर की गई थी? एक लखनऊ, एक कानपुर, एक इलाहाबाद, एक आगरा। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहां पर है? तेजी के साथ सभी बच्चों को आंसर सबमिट कराने हैं। 3 से 4 सेकंड में लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, आगरा 4 विकल्प हैं। इन्हीं के अंदर से आपको राइट आंसर को चूज करना है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहां पर है? लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, और एक विकल्प यहां पर डी है, आगरा। चलिए बच्चों तेजी के साथ आप अपने आंसर सबमिट कराइएगा। चलिए चलिए फास्टली रिप्लाई कराइएगा। बहुत डिमांडेड क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षाओं में इस्तेमाल हो चुका है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहां पर है? एक विकल्प बच्चों डी दिया गया है, आगरा, जो कि आपका गलत है। इलाहाबाद भी गलत है, यहाँ पर कानपुर भी गलत है। अगर हम एक सही विकल्प की बात करते हैं तो ए विकल्प यहाँ पर सही है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद का जो मुख्यालय है वह आपका लखनऊ में है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना कब कराई गई थी? ये भी काफी डिमांडेड क्वेश्चन है, ये भी परीक्षाओं के अंदर बहुत बार पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश कृषि संस्थान की जो स्थापना है यह इलाहाबाद में कराई गई थी। सन आपको बताना है तेजी के साथ। 1975 एक विकल्प है आपके पास, एक 1976 है, एक 1977 है और एक 1978 है। चलिए चलिए तेजी के साथ आंसर सबमिट कराएंगे। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना इलाहाबाद में कराई गई थी। कौन से सन में कराई गई थी? दोनों ही क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। 1975, 1976, 1977, एक 1978। चलिए चलिए तेजी के साथ आप अपने आंसर सबमिट कराएंगे। अरे भाई सभी बच्चों को आप अपने राइट आंसर सबमिट कराने हैं। तो बच्चों यहां पर अब हम बात करते हैं एक सही विकल्प की। तो सही विकल्प के हिसाब से अगर हम देखते हैं 1978 आपका गलत है पूर्ण रूप से, तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका गलत हो जाता है। 1977 भी आपका गलत हो जाता है, 1975 भी गलत हो जाता है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का जो मुख्यालय है वह इलाहाबाद में है और इसकी स्थापना 1976 में की गई थी। सभी बच्चों को बहुत अच्छे से ध्यान रख लेना है। यूपी टेट में कई बार पूछा जा चुका है, पीसीएस में कई बार पूछा जा चुका है और बहुत सारी स्टेट लेवल की परीक्षाओं में और सेंट्रल लेवल की परीक्षाओं में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 11 की। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जो जोन्स हैं उनकी टोटल संख्या कितनी है? चलिए चलिए भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की जो संख्या है वह कितनी है? एक बच्चों विकल्प है यहाँ पर 16, एक है 20, एक है 27, एक आपको दिया गया है 31। चलिए चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। और कुछ बच्चे इतने लेट आए हैं सेशन के अंदर जब लगभग आधा मॉक टेस्ट आपका निकल चुका है। इस मॉक टेस्ट को हम जो है 20 तक लेकर चलेंगे। जो बच्चे लेट आए हैं उन सबको जो है वीडियो को कल दिन में देख लेना है। फिलहाल सभी बच्चे क्या करेंगे, यहीं से जय हिंद लिखकर कार्यक्रम को चालू कर देंगे। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की जो संख्या है वह कितनी है? सही आंसर सबमिट कराएंगे सभी बच्चे। डी बच्चों यहां पर गलत है, सी भी गलत है आपका, बी भी गलत है। यहां पर बिल्कुल राइट जो आंसर है वह आपका है भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या 16 है। ए विकल्प यहां पर आपका पूर्ण रूप से सही है। बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 12 की।
उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति जो आय है उसकी वैल्यू कितनी है। प्रति व्यक्ति देखो ये वार्षिक आय है, मंथली नहीं है। यह भी आपको ध्यान रख लेना है कि एग्जामिनर के द्वारा जो प्रति व्यक्ति आय पूछी गई है वो वार्षिक से पूछी गई है या प्रति माह पूछी गई है। प्रति व्यक्ति जो वार्षिक आय है यूपी की वह कितनी है। एक विकल्प है आपके पास 40,565, एक विकल्प है 28,169 और एक विकल्प है 33,269। एक विकल्प बच्चों यहां पर दिया गया 18,954। चलिए 3 से 4 सेकंड में सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति जो आय है उसकी वैल्यू कितनी है। 40,565 है, 28,169 है, 33,269 है। एक विकल्प बच्चों डी भी यहां पर मौजूद है 18,954। चलिए सभी बच्चे तेजी के साथ अपने आंसर सबमिट कराएंगे। अरे भाई सभी को अपने आंसर सबमिट कराने हैं तेजी के साथ। बच्चों राइट की तरफ बढ़ते हैं। ए विकल्प आपका गलत है पूर्ण रूप से, ए के कोई चांसेस यहां नहीं है। एक आपका बी भी गलत है, सी भी गलत है। उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जो आय है उसकी वैल्यू 33,269 है। यहां पर आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा, सी। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में जो सदस्य हैं उनकी संख्या कितनी है। 105, 106, 107, 108। सभी विकल्प यहाँ पर बच्चों क्या हैं आपके गलत है। मैं पहले भी इस क्वेश्चन को डिस्कस करा चुका हूँ। आपको डायरेक्टली राइट आंसर याद रख लेना है कि यूपी की जो विधान परिषद है उसमें सदस्यों की जो संख्या है बच्चों वो 99 प्लस 1 है, यानी कि आपको बताना है 100। चलो 99 इलेक्ट किए जाते हैं और एक राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है। यहाँ पर संख्या कितनी हो जाती है, 100 हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्प्ले पर आ चुका है। सभी बच्चों को क्वेश्चन नंबर 14 का बहुत फास्टली रिप्लाई देना है। उत्तर प्रदेश का आधुनिक विधि से प्रथम मंचित नाटक कौन सा है। मंच पर होने वाला जो नाटक है वह कौन सा है आधुनिक दृष्टिकोण से यदि देखा जाए। नहुस, जानकी मंगल, ईदगाह, नील दर्पण। 4 विकल्प हैं। एक है नहुस, एक है जानकी मंगल, एक है ईदगाह और एक बच्चों आपको दिया गया नील दर्पण। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। उत्तर प्रदेश का आधुनिक विधि से प्रथम मंचित जो नाटक है वह कौन सा है। नहुस, जानकी मंगल, ईदगाह, नील दर्पण। 3 से 4 सेकंड में सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। अरे सभी को फास्टली रिप्लाई करना है। ए विकल्प बच्चों यहां पर आपका गलत है, सी भी गलत है, डी भी गलत है। आपको राइट आंसर की तरफ बढ़ जाना है। यहां पर जो सही विकल्प है बच्चों वह आपका बी है, यानी कि आपको जानकी मंगल ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश का आधुनिक विधि से प्रथम मंचित नाटक कौन सा था, जानकी मंगल। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन डिस्प्ले पर आ गया है। 12वीं पंचवर्षीय योजना में कितने प्रतिशत औद्योगिक विकास का लक्ष्य रखा गया था। बहुत ही डिमांडेड क्वेश्चन है। 12वीं 13वीं जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं इनके क्वेश्चन मोस्टली परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना में कितने प्रतिशत औद्योगिक विकास का लक्ष्य रखा गया था। एक विकल्प यहाँ पर बच्चों 10% है, एक 11.20 है, एक है 10.90 और एक 11.50 है। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे जो है आंसर को पढ़ेंगे और रिप्लाई करेंगे। 4 विकल्प हैं। बात करते हैं सही की। सभी बच्चों के आंसर आ रहे हैं। जो बच्चे अपने आंसर नहीं दे रहे हैं सभी को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। सही विकल्प की तरफ बढ़ते हैं। 3 से 4 सेकंड का समय आपका खत्म हो चुका है। ए विकल्प यहाँ पर गलत है और आपका बच्चों यहाँ पर सी भी गलत है, डी भी गलत है। 12वीं पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास का जो लक्ष्य है उत्तर प्रदेश और भारत सरकार के द्वारा कितना रखा गया था, 11.20। सेंट्रल लेवल का क्वेश्चन है तो आपको यहाँ पर बताना है भारत सरकार ने 12वीं पंचवर्षीय योजना में कितने प्रतिशत औद्योगिक विकास का लक्ष्य रखा था, 11.20। 16वां क्वेश्चन डिस्प्ले पर आ गया है। उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी के तहत राजस्व विभाग की कितनी सेवाएं आती हैं। उत्तर प्रदेश में जनहित गारंटी के तहत राजस्व विभाग की कितनी सेवाएं हैं। एक बच्चों विकल्प है आपके पास 4, एक है 5, एक है 6, एक क्या दिया गया है 7। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे।
उत्तर प्रदेश में जनहित गारंटी के तहत राजस्व विभाग की जो सेवाएं हैं वे टोटल कितनी हैं? चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी के तहत राजस्व विभाग की कितनी सेवाएं हैं? चलिए तेजी के साथ आंसर सबमिट कराएंगे 3 से 4 सेकंड में। चलिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं। ए विकल्प बच्चों यहां पर गलत है, बी भी गलत है, डी भी गलत है। उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी के तहत राजस्व विभाग की टोटल सेवाओं की संख्या कितनी है? 6 है, यानी कि सी विकल्प यहां पर आपका सही है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। उत्प्लावन किस स्थल का प्राचीन नाम है? उत्प्लावन के नाम से उत्तर प्रदेश के कौन से स्थान को जाना जाता है? एक है कन्नौज, एक चित्रकूट, एक कानपुर, एक है बिठूर। हालांकि बिठूर भी कानपुर से थोड़ा सा 23-24 किलोमीटर की डिस्टेंस में ही एक छोटा सा कस्बा है, लेकिन विकल्प अगर कानपुर और बिठूर अलग अलग दिए गए हैं तो आपको दोनों को अलग ही मान लेना है। चलिए, उत्प्लावन किस स्थल का प्राचीन नाम है? चलिए तेजी के साथ आंसर सबमिट कराइएगा सभी बच्चे। उत्प्लावन किस स्थल का प्राचीन नाम है? एक कन्नौज दिया गया है, एक चित्रकूट है हमारे पास, एक कानपुर है, एक बच्चों ऑप्शन है बिठूर। आपको सही यहां पर सबमिट कराना है। चलिए तेजी के साथ आंसर सबमिट कराएंगे सभी बच्चे। 3 से 4 सेकंड का समय आपका कंप्लीट हो चुका है। कन्नौज गलत है यहाँ पर, चित्रकूट भी गलत है, कानपुर भी गलत है, बिठूर का प्राचीन नाम उत्प्लावन है, ये आपको ध्यान रख लेना है। आगे बात करते हैं। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त राजघाट नई घाटी परियोजना किस नदी पर है? चलिए देखो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, तभी आप लोग आंसर दे पाएंगे। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त राजघाट घाटी परियोजना किस नदी पर है, ये आपको बताना है। देखो, योजना का नाम है राजघाट नई घाटी परियोजना। थोड़ा निगेटिव नहीं है क्वेश्चन यहाँ पर, बस ये बताना है कि एमपी और यूपी की पार्टनरशिप में कौन सी परियोजना है, और परियोजना का नाम है राज नई घाटी परियोजना। और मैं थोड़ा सा ये चेंज कर देता हूँ, नहीं है, ये नई है, राजघाट नई घाटी परियोजना। अच्छे से पढ़ लेना है। एक है केन, एक है बेतवा, एक सोन और एक आपका है चंबल। चलिए राजघाट नई घाटी परियोजना कौन सी नदी पर है उत्तर प्रदेश में, ये आपको बताना है। केन, बेतवा, सोन और चंबल 4 विकल्प हैं, उन्हीं में से आपको सही चुन लेना है। चलिए बच्चों, तेजी के साथ अपने आंसर सबमिट कराइएगा। ए विकल्प बच्चों यहां पर आपका गलत है। तेजी के साथ आंसर की तरफ बढ़िएगा सभी। ए गलत है, सी भी गलत है, डी चंबल भी आपका गलत है। राजघाट नई घाटी परियोजना उत्तर प्रदेश की कौन सी नदी पर बनाई गई है? बेतवा नदी पर बनाई गई है। चलिए, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। उत्तर प्रदेश के किस जनपद को कुशभवनपुर के नाम से भी जाना जाता है? उत्तर प्रदेश के किस जनपद को प्राचीन काल में कुशभवनपुर के नाम से जाना जाता था? 4 विकल्प यहाँ पर है। एक है सुल्तानपुर, एक है फैजाबाद, एक उन्नाव दिया गया है, एक डी चित्रकूट भी दिया गया है। उत्तर प्रदेश के किस जनपद को कुशभवनपुर कहा जाता था? सुल्तानपुर, फैजाबाद, उन्नाव और चित्रकूट। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराइए। चलो तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। उत्तर प्रदेश के किस जनपद को कुशभवनपुर के नाम से भी जाना जाता है? 4 विकल्प हैं। ए विकल्प बच्चों ए विकल्प सुल्तानपुर है, बी फैजाबाद, सी उन्नाव, एक चित्रकूट दिया गया है। आंसर की तरफ बढ़ते हैं। डी चित्रकूट गलत है यहाँ पर पूर्ण रूप से, डी गलत है, सी उन्नाव भी गलत है, फैजाबाद भी गलत है। कुशभवनपुर के नाम से प्राचीन काल में सुल्तानपुर को जाना जाता था। सुल्तानपुर का प्राचीन नाम कुशभवनपुर है और आधुनिक नाम सुल्तानपुर है, ये बात आपको ध्यान रख लेनी है। जिस प्रकार इलाहाबाद और प्रयागराज है, इलाहाबाद उसका प्राचीन नाम था प्रयागराज, उसे इलाहाबाद करा गया, लेकिन इलाहाबाद को फिर पुनः क्या कर दिया गया? प्रयागराज। तो इसी प्रकार सुल्तानपुर का जो प्राचीन नाम है कुशभवनपुर है, वर्तमान में सुल्तानपुर के नाम से जाना जाता है।
चलिए बच्चों, बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की। लास्ट क्वेश्चन डिस्प्ले पर आ चुका है। तेजी के साथ सभी बच्चों को पढ़ना है और अपने आंसर सबमिट कराने हैं। उत्तर प्रदेश में एक बड़ी ही घटना घटी थी, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। चंद्रशेखर आजाद कब शहीद हुए? आपको स्थान भी बताना है और सन भी बताना है, क्योंकि दोनों ही क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चंद्रशेखर आजाद कब शहीद हुए? 4 विकल्प आपके पास है, 1930, 1931, 1932 और एक आपको दिया गया है 1933। 4 विकल्प हैं। तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। चंद्रशेखर आजाद कब और कहां शहीद हुए? तेजी के साथ बताना है सभी बच्चों को। एक विकल्प 1930 है, एक 1931, एक 1932, एक 1933। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। चंद्रशेखर आजाद कब शहीद हुए? 1930, 1931, 1932, एक आखिरी डी विकल्प दिया गया है 1933। चलिए तेजी के साथ सभी को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। चंद्रशेखर आजाद कौन से सन में शहीद हुए? एक विकल्प आपका 1933 है, पूर्ण रूप से गलत है। सी 1932 भी गलत है, 1930 भी गलत है। चंद्रशेखर आजाद 1931 में अंग्रेजों के साथ संघर्ष करते हुए अल्फ्रेड नोबल पार्क इलाहाबाद में शहीद हुए। ये आपको सभी को अच्छे से ध्यान रख लेना है। कारण ये है कि आगामी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन आपसे कभी ना कभी पूछा जाएगा। ठीक है बच्चों, आज का जो सेशन है आपका कंप्लीट हो चुका है और मैं आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी डेली रात्रि 9 बजे लाइव अवश्य आएँ और सभी बच्चे अपने आंसर जरूर सबमिट करें। सेशन का पूरा लाभ लें, पहले क्वेश्चन से लेकर आखिरी क्वेश्चन तक सेशन के साथ बने रहे। और मैं अपने सभी स्टूडेंट से एक हम्बल रिक्वेस्ट और भी करता हूं, सभी को हमारी प्रत्येक वीडियो को लाइक करना है और जो भी आपकी एडवाइस हो या डिमांड हो उसको आपको कमेंट करना है। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ईमानदारी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह की यूजफुल वीडियो हमारे चैनल पर आती रहेंगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग आवर वीडियो।